हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। सर जी हमारा कल तो आईटी का पेपर है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कल यानी कि 25 नवंबर को आईटी जिसका कोड 402 है उसका पेपर है। और बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक में भी है कि सर हमारा रिवीजन नहीं हो पाया है, हमारा वो वाला चैप्टर नहीं हो पाया है, हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाया है। तो प्यारे बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये सिंगल वीडियो के अंदर में पूरा आपका आईटी विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करवाने जा रहा हूं। और ये वीडियो आपके टर्म 1 आईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पूरे यूट्यूब में मात्र एक वीडियो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो आईटी को वन शॉट में पूरा कवर करवा रहा है। टेंशन ना लीजिएगा, ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जितना शॉर्ट हो सके मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है और आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और ये बात को मैं अच्छे तरीके से समझता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, और इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल स्किल हो गया। ये पार्ट ए के अंदर आता है। पार्ट बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से, इसके अंदर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका 3 पार्ट बी के अंदर आता है। तो ये 3, और स्टार्टिंग में मैंने 3 बताया, ये 6 चैप्टर के ऊपर हमारा आज का वीडियो चलेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या रेडी है आप सभी? क्या हम लोग पार्ट ए का जो पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, इस वाले चैप्टर से वीडियो को स्टार्ट करें। बट मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन अप हो सके, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमारे एफर्ट्स के लिए। सो प्यारे बच्चों, आर यू रेडी? जोश इज हाई। यस सर जी, जोश इज वेरी हाई। तो सीधा हम लोग चलते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक की तरफ। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसमें आपका चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेस रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं कम्युनिकेशन, बताइए कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ये सिंपल सा ना, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। तो आप लोग टेक्निकल टर्म में कैसे डिफाइन कीजिएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आपको कोई आइडिया आया वो भी किसी को शेयर करना, कोई आपका ओपिनियन है, सजेशन, ये सभी कोई दूसरे पर्सन को शेयर करना, दैट्स इट कम्युनिकेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर टोटल आपके सिलेबस के अनुसार 3 है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, वर्बल यानी कि मुंह का इन्वॉल्वमेंट होना। तो आप मुंह से किसी को बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि पढ़ लो अदरवाइज मार्क्स खराब आएगा, सिंपल। तो देखिए ये आपका वर्बल हो गया। और इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक ओरल एक रिटन होता है, कि आप लिख के भी किसी को बोल सकते हैं या फिर मुंह से बोल रहे हैं। ये 2 टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। वर्बल का 2 टाइप होता है। उसके बाद सेकेंड कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि आप बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि होता नहीं है कभी कभार मम्मी आपको इशारा देती है आंख से कि ए चुप चुप रहो, या ऐसे मतलब एक देखने लगती है ना प्यारे बच्चों, तो उस टाइप का। जैसे कि आपने पापा या मम्मी से 1000 रुपया मांग लिया, उसके बाद पेरेंट का रिएक्शन क्या रहता है? वो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते ही नहीं है, बस आग दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों वो रिएक्शन होता है कि हाँ भाई तुझे नहीं मिलेगा पैसा। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसी तरह विजुअल, उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ आपका कम्युनिकेशन होता है वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है? तो सिंपल, जैसे कि आपका पोस्टर आप लोग देखते हैं, कहीं पर भी जाते होंगे बाहर घूमने फिरने कहीं पर भी, तो देखते होंगे बड़ा बड़ा बैनर लगा हो रहता है, पोस्टर लगा हो रहता है। तो वो सब क्या है? आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 3 कम्युनिकेशन के टाइप। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि फीडबैक, यानी कि उसके बाद फीडबैक के बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके बाद बेसिक राइटिंग स्किल्स। बस इतना है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ पर एक और है कि रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ गुड पैराग्राफ आर। बस इतना ही आपका कम्युनिकेशन स्किल के चैप्टर के अंदर है। तो मैंने कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया भी होगा। और अगर बाकी चीज भी आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं तो मैं कर दूंगा। फिलहाल आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट या फिर गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप आपने गो थ्रू कर लिया होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, इफ बट मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों जो जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके साथ साथ मैं आपको आंसर भी बताता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 4 ऑप्शन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने बताना भूल गया कि जो आपका आईटी का पेपर है ना वो आपका 1 आवर्स का मेरे हिसाब से होगा बस, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी पेपर 90 मिनट्स का, ये पेपर 60 मिनट्स का है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा टाइमिंग का। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने अभी पढ़ाया ना, यस सर जी आपने पढ़ाया, तो कम्युनिकेशन इज इंटरेक्टिव, उसके अलावा लिखा है रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी, इंस्टेंट फीडबैक, क्विक वे टू कम्युनिकेट। प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए को देखिएगा तो लगेगा आपको कि हाँ ये वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है। कैसे? क्योंकि देखिए एक कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव होगा, भाई आप मुंह से बोल रहे हो ऑब्वियस सी बात है इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से कुछ बोलिएगा तो हो सकता है समझ में ना आए, बट मुंह से बोलिएगा तो डेफिनेटली समझ आना ही आना। अब ऐसा ना बोलिएगा सर हमने लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। उसके बाद तुरंत आपको कोई सजेशन देना दे सकते हैं, तुरंत आप बात भी कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आपको 400 किलोमीटर चल के जाना पड़ा बात करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या है, रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होता है क्या वर्बल कम्युनिकेशन के लिए? कुछ नहीं, बस आपको अपना बॉडी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल या फिर एडवांटेज नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि आ डैश फीडबैक फॉलोज आ प्रीसेट फॉर्मेट यूजिंग विच द रिसीवर फ्रेम्स फीडबैक एंड सेंड। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 का सी फॉर्मल। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया, इसमें क्या बोला गया है कि आ डैश फीडबैक फॉलोज द प्रीसेट फॉर्मेट यूजिंग विच द रिसीवर फ्रेम्स फीडबैक एंड सेंड। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मल फीडबैक के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेक्स कम्युनिकेशन डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। यानी कि जैसे कि आप ऐसा समझिए कि अगर हम और आप बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं देखिए कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलूँगा, मैं आप मान के चलिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप बंगाली में, ऐसा मान के चलिए, और आपको बंगाली लैंग्वेज नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे इफ और बट वाला बात नहीं है, नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों उस केस में क्या होगा, आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। और सपोज आप मुझे हिंदी में बोल रहे हो और अगर मुझे हिंदी नहीं आता है तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, या फिर इंग्लिश में, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग दोनों अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि कौन कौन सा टाइप ऑफ बैरियर है जो डिफिकल्टी आपका लाता है दो के पीपल के बीच में बात करने पे। देखिए लिखा हुआ पर्सनल फैक्टर, पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रीजुडिस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो बताइए क्या होगा। तो ये आपका देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ नहीं होता है, आपका क्या होगा पर्सनल फैक्टर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि देखिए आपको कोई लैंग्वेज नहीं पता है तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम ना हो गया दोस्तों। तो ये भी एक आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ ग्राउंड में, हाँ साइड में गुपचुप वाला बिकने आया है, बट वहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, हमें क्या करना है, फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि माई फादर हैज गिफ्टेड मी अ न्यू स्मार्टफोन। सर जी ये तो हमारा भी सपना है, हाँ हाँ बिल्कुल होगा, बट पहले 90% टर्म 1 एग्जाम में लेके तो आइए। तो प्यारे बच्चों आपके फादर ने आपको न्यू स्मार्टफोन दिया, तो बताइए ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। देखिए एक्सक्लेमेटरी है क्या, कोई लॉजिक ही नहीं, एक्सक्लेमेटरी तो आपको लग ही नहीं रहा है, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ही नहीं। ये क्या होगा, ये आपका 4 का ए असर्टिव सेंटेंस है। ये इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन है, बट हाँ ये आपके सिलेबस में है तो 4 का ए होगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज अ पार्ट of the predicate, it tells about the things being acted by upon the verb। तो प्यारे बच्चों ये भी इंग्लिश देखिए, जो आपका आईटी है ना इसमें इंग्लिश का भी काफ़ी रोल है, और खासकर पहला वाला चैप्टर में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुड आई हैव डैश मिल्क इन माई टी। फिर इंग्लिश जैसा क्वेश्चन हो गया ना। जी हाँ आपका आईटी में बहुत सारा क्वेश्चन इंग्लिश जैसा देखने को मिलेगा। तो कुड आई हैव डैश मिल्क इन माई टी प्लीज, तो क्या आ लिटिल, मच, अ फ्यू या सेवलर। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था, 5 था ना, तो डी
मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ दिया, मैंने 6 पढ़ दिया जी, हाँ 6 क्वेश्चन था। तो देखिए 6 का क्या होगा बताइए आपका सेवरल, ये कोई लॉजिक है क्या? कुड आई हैव सेवरल मिल्क, ऐसा तो कुछ लॉजिक ही नहीं लगता है। उसके बाद क्या है आपका, कुड आई हैव मच मिल्क, ऐसा कुछ है क्या? कुड आई हैव फ्यू मिल्क, भाई फ्यू मतलब ये तो भाई मिल्क है ना, एक आपका क्या हो सकता है बताइए, पानी जैसा। तो ये फ्यू मच ऐसा वर्ड यूज होगा क्या? अ लिटिल, यस। कुड आई हैव अ लिटिल मिल्क इन माई टी, यस, मतलब थोड़ा सा। फ्यू ये सब गलत वर्ड है, मिल्क के लिए गलत, गलत, ठीक है ना। आप फ्यू ऑब्जेक्ट्स तो हाँ ये सही है, बट आप फ्यू मिल्क, भाई ये काउंटेबल थोड़ी है, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए फ्यू और मच और ये सब होगा नहीं, आ लिटिल ये हमारा सही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। अब देखिए 7th नंबर वाला क्वेश्चन, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। 7th वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। अब देखिए ये तो कितना सिंपल है, आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी बता सकते हैं कि रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि कोई चीज लिखते हैं तो उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो भाई न्यूज लेटर, भाई ये तो लिखा जाता है। मीडिया रिलीज, भाई मीडिया भी तो न्यूज पेपर में छापता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रिटेन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। मैनुअल्स भी है। इलस्ट्रेशन यानी कि एक्सप्लेन करना, ये आपका रिटेन कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा, प्लीज रिमेंबर। तो 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन क्या है, अ डैश इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड हाउ आवर इमेज इज फॉर्म अमंग पीपल। तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी काफी सिंपल है कि आपका पर्सनैलिटी, तो ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज, रिटेन कम्युनिकेशन, विजुअल। अरे भाई रिटेन विजुअल कब आएगा, पहले बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। बच्चा स्टेज के अंदर गया, बच्चा क्या कर रहा, कप कपा रहा है, डर रहा है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। भाई हमें इंग्लिश नहीं आता, कोई बात नहीं, तब भी पूरा कॉन्फिडेंस। अरे यार कैसे इंग्लिश नहीं आता है, आप स्कूल में कैसे करते बताइए। सर ने कोई इजी क्वेश्चन पूछा, सर ने आपके कोई फ्रेंड या फिर किसी को खड़ा कर दिया, और क्या होता है, क्वेश्चन काफी इजी रहता है, तो क्या होता है कि बाकी क्लासमेट हंसने लगते, अरे उसको नहीं पता, और आपको ऊपर से पता भी नहीं रहता वो वाले क्वेश्चन का आंसर, बट आप भी हंसने लगते, जैसे आप लोग दिखाते कि भाई मुझे तो आता है। क्या ऐसा आपने किया है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे हमारा वीडियो लास्ट तक अच्छे से देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फीडबैक। तो फीडबैक का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, आप लोग सीधा देखिए लेंथ और फीडबैक का क्या रिलेशन बताइए। लेंथ, अरे भाई लेंथ ऑफ स्क्वायर पढ़ा था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, लेंथ ऑफ फीडबैक, अरे भाई फीडबैक का लेंथ होता है क्या? नहीं होता है, कोई लॉजिक ही नहीं इस बात का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th वाला, 10th वाला ना, यस सर जी 10th वाला, गुड जॉब कॉन्ग्रेचुलेशन इज द टाइप ऑफ डैश फीडबैक। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ गुड जॉब, यू हैव सिक्योर्ड रैंक 1 इन योर क्लास, यू हैव गॉट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट सक्सेस या फिर बेसिक सक्सेस। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा होगा फीडबैक बताइए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पेसिफिक या फिर डिस्क्रिप्टिव। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फीडबैक में, ये आपका इनफॉर्मल फीडबैक है, प्लीज पढ़ लीजिएगा, मैंने ऊपर नोट्स आपको प्रोवाइड किया है। और अगर आपने यहां तक देखा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि 7 C होता है। क्लैरिटी, यहाँ पर जैसे कि आपका दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 7 C होता है, उसमें क्लैरिटी होता है, कॉम्प्लीटनेस होता है, कोर्टसी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। 7 C जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, ऊपर मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है। क्या इस वाले नोट्स के अंदर है क्या, मैं आपको देख के बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। क्या क्वेश्चन था, 7 C's ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पर 7 C's आपको दिखा, यस सर जी दिखा। देखिए यहाँ पर क्या है, और ये वाला क्वेश्चन समझ सकते हैं कि इस बार आने के चांसेस पूरे के पूरे। तो देखिए क्या है, क्लियर है, कॉन्साइज है, कॉन्क्रीट है, आपका करेक्ट है, कोहेरेंट है। ये तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो। उसके बाद फिजिक्स, सॉरी प्यारे बच्चों ये क्लास 12 का है फिजिक्स का। तो कोहेरेंट है, कंप्लीट है। तो प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन क्या है, कॉम्प्लिसिटी, ये तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लिसिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता है। तो वही मैंने बोला कि एक पन्ना का एक छोटा सा आपका चैप्टर है, एक पन्ना क्या आधा पन्ना का चैप्टर है। भाई पढ़ लीजिए, मैंने कितना क्रिस्प करके आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया है। पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बस वीडियो एंड होने वाला है, थोड़ा सा 2 मिनट।
या फिर एन डैश फ्रेज विल कंटेन द नाउन और प्रोनाउन अलोंग विद द पार्टिसिपल, इट इज जनरेटेड सेपरेटेड बाय कोमास। तो बताइए इसका करेक्ट कौन सा होगा? एब्सोल्यूट फ्रेज होता है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 13 आ डैश आ नहीं है, एंड डैश इज अ पीस ऑफ राइटिंग इंटेंडेड फॉर पब्लिशिंग इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए इसका करेक्ट क्या होगा? तो दिखा हुआ कि कौन सा एक पीस ऑफ राइटिंग है जो आपका न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में छपता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन, भाई इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन क्यों छपेगा न्यूज़पेपर में? बताइए, तो गलत हो गया, कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे या फिर आर्टिकल तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे आप लोग ना जनरली न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के लिए नहीं लिखते हैं। आर्टिकल एक ऐसा चीज़ है जो आप लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के लिए और इसमें छापने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा 13 का सी। थोड़ा सा बेसिक ना लाइव के एग्जाम्पल से भी कनेक्ट कीजिएगा दोस्तों, ऐसा ही आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर आता है। 14th वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हैव यू रिसीव द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द मैच, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें क्या बोला है कि हैव यू रिसीव द लेटेस्ट, तो आपका जो लेटेस्ट को अंडरलाइन किया गया है ना, ये बोला गया है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो द लेटेस्ट ये आपका एडजेक्टिव के अंदर आता है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस मैंने बताया, इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा आता है, बट हाँ पहला वाला चैप्टर है इसलिए इसमें आपको और भी इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ही इज रीडिंग अ बुक, अ मूवी इज बीइंग, देखिए बीइंग ये गलत हो गया। वाज रिपेयर्ड बाय राजू, ये भी गलत हो गया। देखिए ही इज रीडिंग अ बुक, यस ये आपका एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। आप कैसे, ये तो आपको वापस जाके अपने इंग्लिश वाले टीचर से पूछना होगा। यानी कि अगर मैं अभी आपको पढ़ाऊँ ना तो इसमें बहुत सारे रूल्स है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये इंग्लिश का पेपर थोड़ी है, तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मे भी आ सकता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इसलिए इस ईयर भी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। बट इनकेस अगर आपको नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, आपको पता है आपके एग्जाम में ऑप्शन है, तो एक दो क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो टेंशन ना लेना, बाकी क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ये 15 में आपने 5 क्वेश्चन भी कर लिया होगा सही मेरे आंसर देने से पहले, यानी कि यस आप एक अच्छे रास्ते में है, आप लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स फोड़ के आ सकते हैं, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारा पहला वाला चैप्टर। बच्चों जो हमारा आज का चैप्टर होने वाला है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, और ये भी आपके डे टू डे लाइफ पे बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आधा पेज का है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसके बाद जैसा कि देख सकते हैं नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन से। सो प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है वो डेफिनेटली आपको अपने 25 नवंबर वाले पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है, तभी तो आप लोग स्ट्रेस को कम कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। सो प्यारे बच्चों स्ट्रेस जैसे कि आपके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, आप लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली एक टेंशन टाइप क्रिएट होने लगता है। जैसे आपको कोई प्रेशर दे रहा है या फिर आपका माइंड खुद ही कोई प्रेशर ले रहा है कि भाई मुझे इतने दिन में ये काम करना है बट हो नहीं पा रहा है, तो ये सभी चीज क्या है स्ट्रेस के अंदर आता है। सो प्यारे बच्चों स्ट्रेस लगभग सभी लोगों के पास आता ही आता है, रहता ही रहता है, क्योंकि बिना स्ट्रेस का लाइफ हो ही नहीं सकता। अब देखिए स्ट्रेस आपका 2 टाइप का होता है, एक गुड स्ट्रेस एंड एक होता है बैड स्ट्रेस। तो देखिए बैड वाला तो आपको पता ही होगा, अगर किसी का ब्रेकअप जैसा कुछ हो जाता है तो वो सब गंदा बात है ना, क्योंकि देखिए वो आपका बैड स्ट्रेस के अंदर आएगा कि आप ओवर थिंकिंग करने लगे वैसा चीज में, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बट गुड स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि आपका कोई एम है कि आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, सो उसको लेकर आप सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो स्ट्रेस के अंदर आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा आप सोच रहे हैं, टेंशन भी होता है, तो ये एक अच्छा स्ट्रेस है। तो इसलिए स्ट्रेस को आपके सिलेबस के अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गुड एंड बैड के अंदर। उसके बाद देखिए जो आपका स्पेशली जो बैड या फिर गुड स्ट्रेस भी है उसको मैनेज कैसे कीजिएगा, उसको कम कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग कोई स्पोर्ट खेलिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर ब्रेक लीजिए, या फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं भी अपने लाइफ में करता हूँ वो है नेचर वॉक्स।
अगर आपके अगल बगल कोई पार्क है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर जाके आप लोग ग्रीनरी में जहाँ पर बहुत सारा फूल हो, पौधा, और वहाँ पर जाइएगा, नेचुरल फ्रेश एयर आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद अगर कोई वेकेशन है तो फैमिली को बोलिए, फोर्स कीजिए उनको कि कहीं हमें घुमाने लेके जाइए। तो ये सभी चीज़ आपके स्ट्रेस में कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और सर लास्ट वाले में तो सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आता है घूमने में। जी बिल्कुल, वो तो सबको आएगा। तो ये था हमारा स्ट्रेस और इसको मैनेज आप लोग कैसे कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अब देखिए प्यारे बच्चों, वर्किंग इंडिपेंडेंटली मतलब क्या हो, मैं एक एग्जांपल दूं तो सपोज कीजिए आपने कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने अगर स्टार्ट किया या बड़ा कंपनी खोला, और अगर आप लोग लीडर है, बॉस है, आपने खुद खोला, आप मैनेजर है, आप मेन हेड है, तो उस केस में आपको ज़्यादा टेंशन तो है नहीं, क्योंकि आपको आपके ऊपर वाला कोई नहीं है। यानी केवल ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपसे एक लेवल ऊपर कोई नहीं है, आपको कोई डांट नहीं सकता है। सो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, एक तरीके से आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिएगा। बट वर्किंग इंडिपेंडेंटली क्या होता है कि आप अकेला, जैसे कि स्कूल से आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला, सर बोले कि आप लोग ग्रुप में भी बना सकता है, अकेले भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस केस में अगर आप लोगों ने अकेले अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है, बनाया है, तो उसमें आपको टेंशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने खराब बनाया तो खुद ही खराब बनाया, अच्छा बनाया तो खुद ही अच्छा बनाया। अगर अच्छा बनाया तो सारा क्रेडिट जो टीचर हो आपको ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब क्या होता है, वर्किंग इंडिपेंडेंटली के अंदर आता है। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, अगर आपको लगा कि अरे भाई कुछ गलत आपने कर दिया, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपके दोस्त ने कुछ बनाया और आपके दोस्त को वो पसंद है बट आपको खराब लग रहा है, तो उस केस में आप उसको चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि चेंज कीजिएगा तो उस केस में दोस्त आपका गुस्सा हो जाएगा। तो ये सब वर्किंग इंडिपेंडेंटली का फायदा होता है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली का फायदा क्या होता है। ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, बट वो आपकी सिलेबस में नहीं है। तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, भाई ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप अकेले कोई काम करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। उसी तरह आप लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए गिवन है एडवांटेज के अंदर। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर आप समझाए तो है ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस। प्यारे बच्चों, सेल्फ अवेयरनेस बहुत सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब इतना ही होता है कि आप लोग अपने आप को जानते हैं, आप लोग एक मैच्योर्ड हो चुके हैं, आप लोग अपने स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। जैसे कि आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। आपको सपोज साइंस या फिर सोशल साइंस खराब लगता है, तो ये आपका क्या हो गया, वीकनेस हो गया। तो ये सभी बच्चे को ऑलमोस्ट पता होता है। अगर आपको ही पता है आपकी इमोशन के बारे में, आपकी ये सभी चीज के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आ जाएगा। अब देखिए सेल्फ अवेयरनेस के अंदर मोटिवेशन भी आता है, इमोशन भी आता है। तो ये आपका दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। अब देखिए मैं मोटिवेशन की बात करूं तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होगा, जैसे कि आपको अपने अंदर से एक आवाज आती है, यस आई कैन एंड आई विल। तो प्यारे बच्चों, एक जो अंदर से आवाज आता है ना, वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आएगा। बट एक्सटर्नल क्या होगा, जैसे आपने हमारा वीडियो देख लिया, रेस्पेक्टेड संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख लिया, तो ये सभी क्या एक्सटर्नल की आप किन्हीं का वीडियो देख के कहीं और से वहां से कुछ सीख रहे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। और प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया, इंटरनल को इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक, ये मोटिवेशन के अंदर बोला जाता है, इसका टाइप है। और जो मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बताया है, ये सेल्फ अवेयरनेस का दो टाइप होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यही आपका था। उसके बाद आगे एक पॉइंट और है, द फंडामेंटल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर द एबिलिटी टू वर्क ऑन योर ओन। देखिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट का फायदा क्या होता है कि आप लोग कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई चीज अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली उसको परचेज या फिर बॉट कर सकते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं इसी वाले टॉपिक पे घूम रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने 8 मिनट के अंदर ही आपको सारा विद कॉन्सेप्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। क्या आपको समझ में आया? यस सर जी, हमें समझ में आ चुका है। तो समझ में आ गया, तो अब बारी किसका है, क्वेश्चन का। तो क्या क्वेश्चन के लिए रेडी है? यस सर जी, हम लोग बिल्कुल रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3।
सो देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि डैश स्ट्रेस रेफर्स टू द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प्स वन की फोकस एंड मोटिवेटेड टू डू समथिंग। तो प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जो आपको फोकस रखता है, मोटिवेट करता है कि भाई ये करो, ये अच्छा काम है। तो प्यारे बच्चों ऐसा एक ही स्ट्रेस है। ऐसे देखिए ऑप्शन क्या है, फील गुड, गुड, हैप्पी। तो प्यारे बच्चों फील गुड कोई लॉजिक नहीं है ना, फील गुड स्ट्रेस ऐसा कुछ होता नहीं है, गुड या फिर हैप्पी। तो बताइए गुड स्ट्रेस, जी हाँ हैप्पी तो आपको खुश रखिएगा, गुड स्ट्रेस है जो आपको मोटिवेट करता है आपको कि ये काम करो, ये अच्छा काम है, ये गुड स्ट्रेस के अंदर आता है। क्या पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर जी। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि फिजिकल एक्सरसाइजेज हेल्प बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ आवर ब्रेन्स फील्स गुड न्यूरोट्रांसमीटर कोल्ड। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो इसका हो जाएगा एंडोर्फिन्स, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। रिमेंबरिंग टाइप क्वेश्चन है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन शायद बच्चे को नहीं आता होगा, बट कोई बात नहीं। अब देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि डैश फ्रॉम योर रेगुलर रूटीन इज अ यूजफुल टेक्निक ऑफ लोअरिंग स्ट्रेस स्पेशली इफ द स्ट्रेस बीइंग कोज्ड बाय योर वर्क और रूटीन। तो ये आपके लिए सही क्वेश्चन है कि आपको बोला जा रहा है कि डैश मतलब कि ऐसा क्या चीज़ आपके रूटीन से जो काफ़ी ज़्यादा एक यूजफुल टेक्निक है जो आपके स्ट्रेस को कम करे, और स्पेशली तब जब आप लोग इफ द स्ट्रेस इज बीइंग मतलब कि आप लोग रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे, ओवरलोड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों चार ऑप्शन है, एक्टिंग स्मार्टली, नेचुरल वर्क, टेकिंग ब्रेक या फिर पार्टिंग। तो बताइए ये कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको दिख रहा है? तो मैंने आपको बताया था सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो उसमें आपको दो चीज़ बताया था, नेचर वॉक्स एंड टेकिंग ब्रेक। तो प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए। देखिए ब्रेक भी सही है, टेकिंग ब्रेक भी, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि टेकिंग ब्रेक एक ज़्यादा अच्छा आपका एक टेक्निक है जो आपका स्पेशली रूटीन, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्क या फिर रूटीन जो कि स्पेशली जो आप लोग स्टूडेंट है वो आप लोग घर से करते हैं, तो घर में तो नेचुरल वर्क पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो 3 का डी, टेकिंग ब्रेक। क्योंकि अगर आप लोग थक गए तो आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, क्या दिक्कत है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 3 का डी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, हमें समझ में आ रहा है। तो आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि एन इंडिपेंडेंट वर्कर प्लान्स एक्शन टू अकम्प्लिश देयर टास्क which of the following is not considered as one of such action। यानी कि कोई इंडिपेंडेंट वर्कर है, उन्होंने एक प्लान किया कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करे। तो आपको क्या बोला गया है कि आपका कौन सा इसमें से वैसा एक्शन नहीं है। तो प्लानिंग भाई खुद से प्लानिंग कर सकता है, इंजॉइंग, सेल्फ अवेयरनेस, या फिर कहाँ चला गया, गलत मैंने ऑप्शन पढ़ दिया क्या, मैंने क्या था, प्लानिंग, इंजॉइंग, गोल सेटिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों जो इंडिपेंडेंट वर्कर है डेफिनेटली वो कोई ना कोई प्लान तो करेगा ही करेगा, और गोल सेटिंग क्या नहीं करेगा भाई, बिल्कुल गोल सेटिंग करेगा ही करेगा। तो इंजॉइंग ना यूजुअली अकेले नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 4 का बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला कि डैश पीपल डेवलप माइंडफुलनेस एबिलिटीज एंड काइंडली ऑब्जर्व हाउ दे इंप्रूव देयर पर्सनैलिटी। तो प्यारे बच्चों इसका कौन सा सही हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ अवेयरनेस, या फिर सेल्फ मोटिवेटेड। तो प्यारे बच्चों ये आपका सेल्फ अवेयरनेस किस के अंदर आएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो ये चारों में से कौन सा सेल्फ रेगुलेशन का कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ ह्यूमर, एफर्टफुल कंट्रोल। तो प्यारे बच्चों सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये आपका सेल्फ रेगुलेशन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि देखिए इसको ना एक्चुअली आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 6 का बी हमारा करेक्ट होगा। सेकंड नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस इज वन ऑफ द डैश टेक्निक। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है मॉनिटरिंग, रेगुलेशन, अवेयरनेस, या फिर नॉन ऑफ दिस। देखिए नॉन ऑफ दिस ना यूजुअली होता भी नहीं, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता कि आप लोग टिक मारिए, क्योंकि रेयरली कभी नन ऑफ दिस जैसा ऑप्शन सही होता है। सो प्यारे बच्चों अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कि क्या मैं कल से बेटर हूं, तो ये आपका मोटिवेशन के अंदर आता है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पर्सनल साइन ऑफ स्ट्रेस।
तो प्यारे बच्चों इसमें से कौन सा आपका स्ट्रेस का पर्सनल साइन नहीं है? तो अगर आप लोग 8 का सी देखिएगा तो बेटर कंसंट्रेशन, अगर आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट कीजिएगा तो ये आपका पर्सनल साइन ऑफ स्ट्रेस के अंदर नहीं आएगा। भाई कंसंट्रेशन स्ट्रेस के अंदर कैसे आ सकता है? उसके बाद देखिए आपने नाखून को चिबाना, पुअर जजमेंट, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये सब कहाँ आता है? पर्सनल साइन ऑफ स्ट्रेस के अंदर आता है। सो 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट की डैश गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग यू टू इंडल्ज इन योर इंटरेस्ट और हॉबीज गिव यू अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आउट ऑफ 4 ऑप्शन जो आपको आपके लिए अच्छा होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचान सके, अपने हॉबीज को पहचान सके एंड गिव्स यू अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? क्या नेचर वॉक्स, योगा, मेडिटेशन या लीजर? यस, ये सब क्या मैंने बताया था, नेचुरल वॉक्स, योगा, मेडिटेशन, ये सब कहाँ आता है? सेल्फ मैनेजमेंट, मैंने बताया था ना, सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर आता है। बट लीजर ये आपका आउट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10th वाला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि ये चारों में से कौन सा सेल्फ अवेयरनेस के टाइप में कंसिडर नहीं किया जाता है? सो प्यारे बच्चों स्ट्रेंथ हो गया, ये तो भाई ऑब्वियस सा सेल्फ अवेयरनेस के अंदर काउंट किया जाता है। फाइनेंसिस, यस, ये आपका सेल्फ अवेयरनेस के अंदर नहीं आएगा। फाइनेंसिस का सेल्फ अवेयरनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 11th वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मेडिटेशन, तो इसमें से कौन सा मेडिटेशन का एलिमेंट नहीं है? फोकस, अटेंशन, जी बिल्कुल ये तो मेडिटेशन का है भाई। अब देखिए मेडिटेशन लिखा हुआ, कोई बात नहीं, बात एक ही रखिएगा, मेडिटेशन में बोल दिया, देखिए बात एक ही है, तो फोकस, अटेंशन, जी बिल्कुल ये मेडिटेशन के अंदर आता है, क्योंकि आप फोकस रहते हैं ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? कंफर्टेबल पोजीशन, जी बिल्कुल ये भी सही है, एक पोजीशन में रख के आप लोग मेडिटेट करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये भी आपका मेडिटेशन के अंदर आएगा। आई थिंक इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस, मुझे लग रहा है नन ऑफ दिस। प्यारे बच्चों देखिए यूजुअली होता नहीं है, बट हो गया तो हो गया, बट मेरे हिसाब से सीबीएसई नन ऑफ दिस जैसा ऑप्शन नहीं पूछेगा, बट फिलहाल 11 का डी होगा। 12th वाला क्या बोल रहा है? द मीनिंग ऑफ योगा इज, तो ये तो बड़ा सिंपल है, टू यूनाइट, टू स्पेंड, टू मल्टीप्लाई, टू डिवाइड। अरे भाई स्पेंड कहाँ, योगा मतलब खर्चा करना थोड़ी होता है। मल्टीप्लाई क्या लॉजिक है बताइए? डिवाइड ऐसा कोई लॉजिक है बताइए? आप किसी को क्या करा रहे, दुश्मनी करा रहे, तो डिवाइड तो होगा नहीं। यूनाइट, यस, योगा, द मीनिंग ऑफ योगा इज टू यूनाइट, मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग, क्या मैंने आपको नहीं बताया? थोड़ी देर पहले तो बताया था। ऑप्शन सी देखिए ना, फ्रीडम टू थिंक एंड बी क्रिएटिव, यस आपके पास फ्रीडम है। अगर आप लोग अकेले वर्क कर रहे हैं तो ये फ्रीडम है कि आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा। 14th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, तो मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस का टाइप पढ़ाया था क्या प्यारे बच्चों? इसमें से आप ध्यान रखिएगा, जो आपका पेरिफेरल है ये आपका सेल्फ अवेयरनेस के टाइप के अंदर नहीं आता है, बाकी सेल्फ अवेयरनेस के टाइप के अंदर आएगा। प्लीज इसको याद कीजिएगा, ये रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट की टेकिंग इनिशिएटिव इज अ की एलिमेंट ऑफ डैश, तो आपने कोई इनिशिएटिव किया कि भाई मुझे मतलब 10 आदमी को, 10 पुअर को हेल्प करना, एक इनिशिएटिव लिया, तो ये आपका सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आएगा, वर्किंग इंडिपेंडेंटली के अंदर आएगा। तो हाँ जी बिल्कुल ये आपका वर्किंग इंडिपेंडेंटली के अंदर आएगा ना, क्योंकि आपने खुद एक इनिशिएटिव लिया है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। आई होप आपको विथ कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन समझ में आ जा होगा। डेफिनेटली कुछ रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन थे, बट अगर आउट ऑफ 15 अगर आपने 7 क्वेश्चन को खुद से करेक्ट कर लिया होगा, यानी कि यस आप एक सही रास्ता में है और आप लोग आउट ऑफ 25, 24, 25 जरूर ला सकते हैं। सो दोस्तों जैसा कि हमारा 2 टॉपिक हो चुका है, अब हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा चैप्टर है, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 ही चीज़ें बस, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बताइए? वो पहला प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर के मेमोरी में लोड होता है, दैट्स इट, ये आपको पता होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 की बेस्ड ऑन द वे द ऑपरेटिंग सिस्टम
लेट्स द यूजर टू इंटरेक्ट। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स, GUI एंड CUI। ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, टू टाइप्स के बारे में ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। तो प्यारे बच्चों नाम से क्लियर है, कंप्यूटर मेंटेनेंस यानी क्या हो गया बताइए। सभी चीज को आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चले। कुछ भी लीजिएगा, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, उसको एक मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। अरे भाई इवन आपको भी तो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है। डेली आप लोग आलू और बैगन का सब्जी थोड़ी खा सकते हैं, आपको भी डिफरेंट डिफरेंट चीज चाहिए रहता है, रेगुलरली चाहिए रहता है कि भाई दिन में 4 टाइम 3 टाइम जो भी होगा। तो प्यारे बच्चों ये कंप्यूटर का भी मेंटेनेंस होता है कि कंप्यूटर को प्रॉपर स्टेट ऑफ वर्किंग में कंप्यूटर गुड कंडीशन में रहे। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर को मेंटेन करना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले कि फिजिकल डैमेज से हमें बचाना पड़ेगा, लिक्विड विक्विड ना गिर जाए, चाय ना गिर जाए, भाई आप लोग मिल्क पी रहे वो ना गिर जाए, ये सबका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आपको सूखा कपड़ा से कंप्यूटर ये सबको पोंछना पड़ता है, कंप्यूटर के पार्ट्स को। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में आपका वायरस घुस जाता है। वायरस आज कंप्यूटर के लिए काफी ज्यादा खराब है, जैसे कि आपका वर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्सेस हो गया, ये सब वायरस का टाइप होता है जो कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एंटीवायरस। जी हाँ, तो एंटीवायरस क्या करता है? कंप्यूटर में जो वायरस आ जाता है जिससे आपका सिस्टम स्लो काम करने लगता है, उसको क्या करता है? हटा के आपके वापस से कंप्यूटर को एक गुड वर्किंग कंडीशन में ले आता है। क्या ये चीज आपको पता है? सर जी हमें तो कंप्यूटर के बारे में आपसे ज्यादा पता है। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का बेसिक थ्योरी था। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारा चैप्टर 3 था पार्ट ए का, उसका मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो क्या आप लोग रेडी है? यस सर जी हम लोग रेडी है। तो प्यारे बच्चों टोटल 10 क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है बताइए, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपका, द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट आर डिजाइन फॉर बीइंग यूज्ड इन डिवाइसेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली आर नोन एज। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन किया गया है कि कोई पार्टिकुलर डिवाइस में कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाए, उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दिस वाला क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको पढ़ाया है ना 2 टाइप ऑफ, तो CU ऑपरेटिंग सिस्टम और CUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है? तो ये पहला वाला DOS। जी हाँ, ये CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिमाग लगाइए, तीनों विंडो का पार्ट है। तो भाई आप लोग इसको एलिमिनेट भी तो कर सकते हैं। भाई तीनों विंडो तो एक साइड होगा, ऑप्शन एक ही सही हो रहा है, भाई DOS ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके भी आप लोग अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब थर्ड वाला देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन यू डिलीट अ फाइल इट गोज टू अ टेम्पोररी लोकेशन। जी हाँ, कंप्यूटर से कोई भी फाइल को आप लोग डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बीन में चला जाता है। क्या? यस सर जी, रिसाइकल बीन के अंदर चला जाता है। 3 का बी यानी कि करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो या फिर म्यूजिक। तो बताइए आपका डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, म्यूजिक ये सब कहाँ स्टोर होता है बताइए? आप फोल्डर, आइकन, लिंक या फिर फाइल। बच्चे को फाइल फोल्डर एंड फाइल में कंफ्यूजन हो सकता है, बट कहाँ पर स्टोर होता है? फाइल। यस, फाइल के अंदर ये सभी चीज आपका स्टोर होता है। प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की द लेफ्ट पेन ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर स्क्रीन डिस्प्लेस डैश एंड डैश। तो आपको अगर आपने एक्सप्लोरर चलाया होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर, तो आपको पता होगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए ड्राइव्स एंड फोल्डर्स, ये आपका करेक्ट होगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की डैश की कैन ऑल्सो बी यूज टू रीनेम अ फाइल। यानी कि अगर आपको फाइल का नाम वापस से चेंज करना है, रीनेम करना है, तो उस केस में F2 की का हम लोग यूज करते हैं। अगर देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा सकता था, बट टाइम हमारे पास क्या है, इतना नहीं है ना, इसलिए इफ और बट नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों। जो मैं करवा रहा हूं प्लीज इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन, टू अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द डेस्कटॉप इन डिफरेंट वेज। यानी कि आपको कोई भी फाइल या फोल्डर को डिफरेंट वेज में
डेस्कटॉप में अरेंज करना है तो देन ऑप्शन इज यूज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है बताइए? तो सॉर्ट। जी हाँ, आपको कोई फाइल्स को अरेंज करना है तो सॉर्ट वाले ऑप्शन का यूज किया जाता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, टू सिलेक्ट फाइल्स और फोल्डर्स विच आर नॉट प्लेस्ड साइड बाय साइड यूज द डैश की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CTRL। यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर ये तो बस आप ऑप्शन करवा रहे। जी प्यारे बच्चों, ऐसा ही है, ये वाला सब्जेक्टिव रिमेम्बरिंग टाइप है ना, समझाने लायक कुछ नहीं है, ये बस आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर में करके देखना होगा। जो समझाने के लायक रहता है डेफिनेटली मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन, क्या डैश एजेंट applied to a surface of the keys with a cloth is used to remove the accumulation of oil and dirt from the keyboard। यानी कि क्या ऐसा चीज आप लोग कीबोर्ड में लगा, पहले कपड़ा में लगा के आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जो भी आपका कीबोर्ड में जो आपका तेल लग जाता है या फिर डर्ट लग जाता है उसको आप लोग क्या करते हैं क्लीन करते हैं, कौन सा एजेंट से? सो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्लास्टिक क्लीनिंग या फिर मेटल क्लीनिंग या फिर एंटी डस्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक क्लीनिंग। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक क्लीनिंग ही ऐसा एजेंट होता है। प्लीज ये वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि डिलीटिंग द डैश फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर कैन हेल्प कीप इट रनिंग स्मूथली एज वेल एज इम्प्रूव इट परफॉर्मेंस। यानी कि आप लोग अपने डिलीटिंग द डैश फाइल्स यानी कि कौन से फाइल्स को आप लोग अपने कंप्यूटर से डिलीट करेंगे तो आपका कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो बताइए, इमेज से भाई कोई मतलब है क्या? इमेज आप लोग डिलीट कीजिएगा तो क्या आपका कंप्यूटर अच्छे से चलेगा? भाई कोई लॉजिक ही नहीं इसका। यूज डेटाबेस या फिर टेम्पोररी। यस, टेम्पोररी फाइल्स को आप लोग डिलीट कीजिएगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली चलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन था जो कि मैंने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से आपको करवा दिया। क्या ये वाला चैप्टर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि मैंने आंसर भी दिया हुआ, नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये PDF भी आपको मिलेगा, डोंट वरी, अभी नहीं वीडियो के बाद। बट आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। जो समझाने लायक था मैंने समझा दिया। उसके बाद 10 क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया? जो हाई, ये भाई हाई रखिए ना, 25 आउट ऑफ 25 नहीं फोड़ना है क्या? ये सर जी फोड़ना है तो जो हाई रखिए। और प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, मैं वीडियो के बीच में ही बोल देता हूं कि कल पेपर होने के बाद आप लोग हमारा टेलीग्राम 7492052384 पर प्लीज आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर का आप PDF भेज दीजिएगा। मैं इमीडिएटली वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लीज जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग भेज दीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया है, वहां पर भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं। प्लीज इतना हेल्प तो आप लोग कर ही सकते हैं। और मजा आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में कल दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई। ये कम से कम आपका रिवीजन तो हो जाएगा। ये सर जी हो जाएगा। तो हमारा इसके साथ क्या हो गया है, पार्ट ए हमारा एंड हो चुका है। तो क्या अब आप लोग पार्ट बी के लिए रेडी है? क्या रेडी है? जोश हाई रखिएगा, पानी उनी पीना है तो पी लीजिएगा। ये सर जी रेडी है। देखिए प्यारे बच्चों, पार्ट बी यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। इसलिए क्योंकि आपने बेसिक आई होप पुराने वाले क्लासेस में पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या है पहला हमारा इसके अंदर टॉपिक स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने सपोज कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर, तो उस केस में अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ स्टाइल डालना है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, टू अप्लाई अ स्टाइल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन विच अ स्टाइल इज टू बी अप्लाइड, देन डबल क्लिक ऑन द स्टाइल नेम विच इज टू बी अप्लाइड ऑन इट फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ये आपका क्या है, स्टाइल को अप्लाई करने का रूल है। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, नाम ही देखिए ना, क्या है नाम बताइए? एक मिनट प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें क्या होगा कि डॉक्यूमेंट में आपको कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, तो स्टाइल का आपने देख लिया। उसी तरह अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज डालना, जैसे आप लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाया ना, उसमें अगर आपको इमेज डालना है तो उसका भी आपका क्या होता है, प्रॉपर स्टेप्स होता है। प्लीज यहां से देख लीजिएगा। अगर आपको शेप डालना है कोई डॉक्यूमेंट के अंदर, लाइक सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो यहां भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सभी चीज आप लोग करते होंगे, आई होप नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर आप वर्किंग विद टेम्पलेट यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, यूजिंग
यूजिंग मेल मर्ज, ये सभी आप लोग क्या होता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। सो दोस्तों मेरे हिसाब से कंप्यूटर के बारे में आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा, बट इन केस अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं रोक रहा हूँ, एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आपका क्वेश्चन से पूछा जाएगा। एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, प्लीज़ ये चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिएगा। डेफिनेटली आपका सारा चीज़ एक बार दिमाग में आ गया ना तो उसके बाद क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये था हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर। तो क्या अब हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए, क्या आप लोग रेडी है? क्योंकि मेन आपको क्वेश्चन करवाना है, ये मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो प्यारे बच्चों, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? यस सर जी, हम लोग रेडी है। सो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया कि डैश स्टाइल्स आर यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट रैप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स। तो कौन से स्टाइल को यूज किया जाता है? तो अगर आप लोग फ्रेम स्टाइल का यूज कीजिएगा ना तो आप लोग ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स को क्या कर सकते हैं, आप लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। तो देखिए यहाँ पर फ्रेम्स आ गया ना, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप इस टाइप वाला आप लोग तुक्का मारने आपको पता होगा। नेक्स्ट की इफ यू डैश स्टाइल्स and then change the base style then all the dash styles will change as well। यानी कि कौन सा स्टाइल को इफ यू लिंक या फिर एडिट या फिर कॉपी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अगर आप लोग यहाँ पर लिंक कीजिएगा स्टाइल को, देन चेंज द बेस स्टाइल देन ऑल द लिंक्ड स्टाइल विल चेंज। यस ऑप्शन ए होगा, प्लीज ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए होगा। अगर आप लोग कोई भी स्टाइल को लिंक कीजिएगा देन बेस स्टाइल को चेंज कीजिएगा, देन जो आपने स्टाइल को लिंक्ड किया था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स डैश ऑप्शन लोड्स द पैराग्राफ एंड द कैरेक्टर स्टाइल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट इनटू द करेंट डॉक्यूमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। जी हाँ, टेक्स्ट ऑप्शन को आप लोग क्या कीजिएगा, टेक्स्ट ऑप्शन आपका पैराग्राफ को लोड करेगा और जो कैरेक्टर स्टाइल से फ्रॉम द देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या क्वेश्चन था कि लोड स्टाइल डायलॉग्स बॉक्स में, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी टेक्स्ट हो जाएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर आप कुछ कुछ क्वेश्चन बोलते हैं कि रट लो। यस प्यारे बच्चों, रटने जैसा क्वेश्चन ही है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है ना। तो अगर आपको दिमाग में रहेगा अच्छा अच्छा सर ने ये करवाया था, बस दैट्स इट, एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो लिख के आइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि टू ऐड अ न्यू इमेज टू अ गैलरी यू कैन क्लिक ऑन द डैश बटन। यानी कि आप लोगों को कोई नया इमेज गैलरी के अंदर डालना है, आपके फोटो में भी गैलरी रहता है, तो उस केस में आप लोग कौन से बटन का यूज कीजिएगा, यू कैन क्लिक ऑन द डैश बटन ऑन कीबोर्ड या फिर आपका डेस्कटॉप है उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं न्यू इमेज, ऐड इमेज, न्यू थीम। यस न्यू थीम, ध्यान रखिएगा इमेज से कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको न्यू इमेज को गैलरी में ऐड करना है तो आपको न्यू थीम वाले बटन में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बाय ड्रैगिंग एनी डैश हैंडल। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाय ड्रैगिंग कॉर्नर आपका हैंडल, ठीक है ना। तो उसके बाद यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डैश ऑफ द इमेज डायगोनली। तो साइज ऑफ द मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग कॉर्नर को ड्रैग कीजिएगा तो उसके बाद आप लोग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं साइज ऑफ इमेज को। प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज द क्वालिटी डेप्थ। प्लीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है 6 वाला कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। तो कौन सा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का टाइप नहीं है? तो ये वाला जो रैप सेंटर है ये आपका टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का टाइप नहीं है, ध्यान रखिएगा। 6 का डी होगा। 7th वाला कि कोई टेम्पलेट को आपको डिलीट करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है या फिर लेफ्ट क्लिक करना है। तो ध्यान रखिएगा टेम्पलेट को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो टेम्पलेट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका इन द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स द लोअर लेवल हेडिंग्स
परटेन टू डैश एंड डैश। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ध्यान में रखिएगा। हेडिंग एंड सब हेडिंग नहीं, प्यार माफी चाहूंगा, सेक्शन एंड सब सेक्शन। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर A8 का सेक्शन एंड सब सेक्शन वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9th वाला कहाँ चला गया, 1 मिनट माफी चाहूंगा, ये हमारा था, ठीक है। 9th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट्स यू कैन नॉट क्रिएट यूजिंग द विजार्ड, यानी कि कौन सा टेम्पलेट को आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते विजार्ड से। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है फैक्स, लेटर, डेटाबेस या फिर एजेंडा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका डेटाबेस है इसको आप लोग विजार्ड से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट की द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्लेज द एलिमेंट फॉर एंट्रीज इन द लेवल कॉलम, द डैश बटन रिप्रेजेंट द पेज नंबर। तो जो आपका हैज वाला बटन है ये आपका पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है इस वाले केस में। दोस्तों अभी आप लोग इफ एंड बट मत कीजिएगा, जो जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया ना आप लोग क्या कीजिए उसको लर्न कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि कल आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग ज्यादा इफ बट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स भी रिपीट हुआ है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पेपर आपका हार्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिएगा। और जैसा कि सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो ऑप्शन भी रहेगा, तो कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन आएगा उसको स्किप आप लोग कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या आप लोग रेडी है? बस 2 चैप्टर तो हमारा बचा हुआ है। देखिए दोस्तों जो हमारा पार्ट बी का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। और देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिमेंबर करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा क्या, सेम टू सेम वही है। रिमेंबरिंग टाइप आपका टॉपिक एंड चैप्टर है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको गो थ्रू करना तो एक बार ये वाले चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हैं। आज लिंकिंग स्प्रेडशीट, शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट्स के बारे में कि कैसे लिंक करते हैं, कैसे शेयर या फिर वापस रिव्यू करते हैं, ये सभी चीज इस वाले चैप्टर के अंदर आएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको रीड करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, सीधा इसके हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये वाला सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जहां पर जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो क्या क्या है हमारा, ये वाला हमारा रहा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। जोश हाई है ना, आप लोग देख तो रहे ना बेटी, ये सर जी हम देख रहे हैं, आप पढ़ाइए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, सीधा हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन द सब टोटल डायलॉग्स बॉक्स द डैश बॉक्स इज यूज्ड टू सेलेक्ट द कॉलम ऑन विच यू वांट टू ऐड द सब टोटल टू। तो ग्रुप बाई का हम लोग ग्रुप बाई बॉक्स का यूज करते हैं, 1 का ए इस वाले केस में, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ग्रुप सीट्स वाइल होल्डिंग द डैश की क्लिक ऑन द सीट्स टैब यू वांट टू ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CTRL। प्यारे बच्चों आपको बच्चे सर सोच रहे होंगे आप लोग कि सर सब जगह CTRL ही ऑप्शन हो रहा है। जी बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपको बहुत पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए थर्ड वाला क्या है कि द कमेंट्स डेट आर एडेड वाइल क्रिएटिंग अ सिनेरियो इज डिस्प्लेड इन द डैश वाइल यूजिंग सिनेरियो, यानी कि कौन सा कमेंट ऐड किया जाता है जब आप लोग कोई सिनेरियो को क्रिएट करके डिस्प्ले करते हैं। तो आपको पता होगा, जो आप देखिए नाम से ही आपका क्लियर है क्या, नेविगेशन बॉक्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, 3 का भी हमारा नेविगेशन बॉक्स, ये हमारा करेक्ट होगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला इन अ गोल सीक डायलॉग्स बॉक्स। जी हाँ, डायलॉग बॉक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बट टाइम कम है इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। इन अ गोल सीक डायलॉग्स बॉक्स इन द डैश बी इंटर द रेफरेंस ऑफ द सेल डेट कंटेन्स द वैल्यू टू बी चेंज। तो इसका जो करेक्ट होगा वो है आपका वेरिएबल सेल, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट सिनेरियो क्रिएटेड इन सीट 1 ऑफ कैल्क इज। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा बताइए। तो आप जैसा ऑप्शन देख सकते हैं, सीट 1 है तो यहाँ पे सीट 1 है, यहाँ पे 1 है, ये सीट सिनेरियो 1 ये तो गया भाई। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सीट 1 सिनेरियो 1, प्लीज ध्यान रखिएगा, 5 का सी होगा।
नेक्स्ट हमारा 6 वाला बी कैन रिन्यू अ न्यू सीट एंड इन कैल्क। तो क्या होगा, हम लोग न्यू सीट को इसमें कैसे रीनेम करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आफ्टर इंसर्टिंग भी कर सकते हैं, वाइल इंसर्टिंग दोनों टाइम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन, टू स्टार्ट द मैक्रो रिकोडर विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज, यानी कि जब आप लोग मैक्रो रिकॉर्डर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा कमांड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले टूल्स, देन मैक्रोस, देन रिकॉर्ड मैक्रो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट होगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सेल रेफरेंसिंग कैन बी डन बाय यूजिंग अ डैश एंड डैश। तो यस, कीबोर्ड एंड माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड और माउस का यूज कीजिएगा तो सेल रेफरेंसिंग आप लोग कर सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, टू क्रिएट द लिंक फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अदर बोथ द डॉक्यूमेंट शुड बी ओपन। यस, अगर आप लोगों को कोई भी लिंक क्रिएट करना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए तो बोथ डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। भाई खुला हुआ रहेगा तभी तो लिंक कर पाएगा, दोनों क्लोज्ड होगा तो कैसे लिंक कीजिएगा। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि आप लोग जैसे दो के बीच में शादी होता है तो दोनों एक ही जगह रहेंगे तभी तो यहाँ पर शादी हो पाएगा, एक अपने घर में एक कहीं और। तो भाई ऑनलाइन मैरिज थोड़ी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9th का ए हो जाएगा। सर कितना भद्दा आपने एग्जांपल दिया, चलिए कोई बात नहीं। 10th वाला क्या है कि आपका इन केस अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सेव द शेयर्ड वर्कशीट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स you see a message that the shared spreadsheet files is dash due to a merge in progress। तो यस लॉग्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अभी आप लोग मैंने बताया ए फॉर बट का टाइम है नहीं, आपको क्या करना है, जो जो मैंने क्वेश्चन करवाया, जो जो मैंने ऑप्शन बताया, इसको आपको ध्यान से दिमाग में स्टोर करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। एक बार आंसर मिला लीजिएगा कि मैंने कोई गलत तो नहीं बता दिया। वैसे तो मुझे ध्यान में है बट अगर गलत बता दिया तो प्लीज एक बार चेक आप लोग कर लीजिएगा। तो ये था हमारा क्या था, चैप्टर नंबर 5 यानी कि पार्ट बी का चैप्टर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। तो क्या अब आप लोग लास्ट चैप्टर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रेडी है? क्या रेडी है? लास्ट चैप्टर है, मात्र 5-6 मिनट और लगेगा। उसके बाद देखिए कितना जल्दी मैंने ये वाला पूरा आपके सिलेबस को एक तरीके से रिवीजन करवा दिया है। तो क्या हम लोग चले लास्ट चैप्टर की तरफ? यस सर जी, चलिए हम लोग रेडी है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट हमारा चैप्टर है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप ये वाला चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर की से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका की है वो प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ये आपका की के अंदर आता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स होता है डेटाबेस के अंदर वो टेबल होता है, क्वेरी होता है, फॉर्म्स होता है, रिपोर्ट्स होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ये है हमारा चैप्टर, इसको आप लोग रीड कर लीजिए। हम लोग कहाँ चलते, सीधा हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आर यू रेडी? जो सिसाई लास्ट चैप्टर है, बस 5 मिनट और लूंगा। DBMS allows different user application programs to concurrently access the, ये मैंने आपको ऊपर नोट्स में प्रोवाइड किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू कंकरेंटली एक्सेस द सेम डेटाबेस। यस, ये आपका डीबीएस का एक एडवांटेज होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। सेकेंड, डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर्स आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स रेफर एज फ्रंट एंड। ऑप्शन नंबर बी, यस ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या, डैश इज द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट और डेट दैट यू पुट इन वाइल एडिंग इंफॉर्मेशन टू योर डेटाबेस, यानी कि क्या वो टेक्स्ट होता है जो आप लोग ऐड करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, रिकॉर्ड, डेटा, वैल्यू या फिर एंट्री? सर जी वैल्यू होगा। यस वेरी गुड, 3 का सी होगा। सर जी हमने गलत बताया था, कोई बात नहीं, गलत तो गलत, आपने बताया तो सही कि RDBMS इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ई ऐप कोड। यस, ये बात को ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ये वाले मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, प्राइमरी कीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, डैश सिंगल फील्ड प्राइमरी कीज, डैश
एंड डैश। ठीक है ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है प्राइमरी कीज है ना, ये आपका 3 टाइप का होता है, 2 टाइप दिया हुआ है, एक और टाइप जो मिसिंग है वो है आपका ऑटो नंबर। प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये 3 टाइप का प्राइमरी कीज होता है। नेक्स्ट की डैश विल रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डेटा डैश दैट ईच डाटा आइटम और वैल्यू कैन होल्ड। तो डेटा साइज, ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट से रिलेटेड क्या है, साइज रिलेटेड है, तो 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट की द डैश डेटा टाइप स्टोर सीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, तो क्या हो जाएगा, अदर वेरिएबल, 7 का सी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फॉर्मेटेड समरीज ऑफ द data content from one or more tables or queries in a dash format, तो क्या हो जाएगा, प्रिंटेड फॉर्मेट, यस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की द बॉटम हाफ ऑफ द टेबल डिजाइन विंडोज डिस्प्लेस डैश फॉर द फील्ड टाइप यू हैव सिलेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, फील्ड प्रॉपर्टीज हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मल्टीपल फील्ड्स कैन बी सिलेक्टेड बाय होल्डिंग द डैश की, तो आपको पता होना चाहिए, वापस से क्या हो जाएगा, CTRL वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। देखिए ये 6 चैप्टर था, मैंने स्टार्टिंग का 3 चैप्टर आपको समझाया भी था, बट जो एंड वाला 3 चैप्टर था ये थोड़ा सा रिमेम्बरिंग टाइप था, इसलिए मैंने बस MCQ क्वेश्चन ज़्यादा आपको करवाया ताकि वो सभी क्वेश्चन आप लोग दिमाग में स्टोर कर लीजिए। अगर आपने ये वाला वीडियो एंड तक देखा है, यानी कि कल आप लोग 25 आउट ऑफ 25 फोड़ के आने वाले हैं। एक छोटा चीज़ और करना है कि ये जो 1 डे रिविजन जो 4 पेज का मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एट द एंड मैं आपको कुछ बता दूं कि प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और हमने कितना जल्दी, यानी कि 1 आवर्स के अराउंड वीडियो के अंदर, वैसे जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तब मुझे पता चलेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स के आसपास हमने क्या कर दिया है, ये वाले पूरे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस को रिवाइज कर दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिटेल में पढ़ा दिया है, बट हाँ जो आपके कल वाले पेपर में पूछा जाएगा उसके हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिमिटेड टाइम में आपको करवा दिया है। आई होप ये वीडियो के बाद आप लोग सभी क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसको दिमाग में रखिएगा, एक बार वापस से गो थ्रू कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा एफर्ट पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो डेफिनेटली आप लोग 2 छोटा सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आई एश्योर यू कि अगर ये वीडियो में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो मैं सोशल साइंस मैथ्स ये सभी का 1 शॉट, और इसमें मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जैसे मैंने आज पढ़ाया, नहीं, मैं पहले पूरा चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि समरी टाइप में, और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है, वो सभी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैथ साइंस सोशल साइंस ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो दोस्तों प्लीज रिस्पॉन्स दिखाइएगा। आई एश्योर यू कि मैं आने वाले सभी पेपर में भी आपको 100% मार्क्स टर्म 1 में दिला के रहूंगा, यानी कि 40 आउट ऑफ 40, ये मेरी आपसे गारंटी है। इस वीडियो के मैं आपको वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हम पर भरोसा जताना है, और क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचे, क्योंकि पता होगा जितना आप लोग हेल्प कीजिएगा उतना आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा भाई। अगर आप दूसरे की हेल्प कीजिएगा तभी तो आपकी कोई हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये बात का ध्यान में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वाले जो मैंने आपको पढ़ाया इसका कंप्लीट PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने आपके लिए अटैच कर दिया है ताकि कोई बच्चे को इधर उधर भटकना ना पड़े, विथ आंसर विथ नोट्स। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या बात क्लियर है? बाकी मैं आपको लास्ट टाइम आपको क्या बोलते हैं टिप्स बता दूंगा IT पेपर के लिए, उसका टेंशन ना लीजिए। IT में कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और कल के पेपर में कोई बच्चे को टेंशन नहीं लेना। वैसे एक वीडियो और बनाऊंगा, बट कोई बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, और जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। पेपर आपका अच्छा आएगा, अपने आप में भरोसा रखिएगा। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।